ना अपोजिशन के माइक खुलते हैं, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन का माइक खुलता है, ना हमारे एडजस्टमेंट मोशन लिए जाते हैं, और ये एक पार्टीजन हाउस बना हुआ है। इस दफा के बजट पे पार्लिमानी लीडरान और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी तकरीर नहीं करने दी। हमारे मेंबरान ने जमहूरियत का जनाजा लेके आए थे तो उनकी मेंबरशिप भी मुअत्तल थी। आज मेरे एमपीए 5 अदद एमपीएस को और जमात इस्लामी के एमपीए को अंदर नहीं आने दिया, पार्लिमानी लीडर को। तो आज मैं सिंध हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इंशाअल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ, और सबसे पहले हम बात कर लें पार्लियामेंट की। तो यहाँ अवामी मसाइल के हल के लिए अहम फैसले होते हैं, अहम कानून साजी होती है, लेकिन आजकल अरकान ने असम्बलीज़ को तमाशा बना कर रख दिया है, जो दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई का सबब बन रही है। कौमी असम्बली बजट सेशन के दौरान सूरत हाल हम सब ने देखी, किस तरह गालम गलोच हुआ, हंगामा राई और हुल्लड़बाजी हुई, किताबें और बोतलें चली। बलूचिस्तान असम्बली में भी हंगामा राई के साथ साथ गमलों और जूतों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। सिंध असम्बली की अगर बात करें तो सिंध असम्बली में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका न मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने जमहूरियत का अलामती जनाजा निकालने के लिए ऐवान में चारपाई, बिस्तर और तकिए ले आए। इस तज़हीक आमेज़ रवैये पर स्पीकर आगा सराज दुरानी ने पीटीआई के 8 अरकान असम्बली के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, लेकिन पीटीआई अरकान पाबंदी के शिकार अरकान को हार पहनाकर ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंचे। अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। सिक्योरिटी के रोकने पर अरकान असम्बली के मेन गेट पर यह अरकान चढ़ गया और उसे तोड़ने की कोशिश की, ताहम नाकामी पर असम्बली गेट पर ही उन्होंने धरना दे दिया। इस तमाम तो सूरत हाल पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने असम्बली रुकने से एहतजाजन इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है, फैसल साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये जो हम तमाशा असम्बलीज़ में देख रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र कर दिया कौमी असम्बली का भी, बलूचिस्तान असम्बली का और सिंध असम्बली में तो हम काफ़ी दिनों से यही तमाशा देखते आ रहे हैं। ये इसकी वजह क्या है? क्या आवाम के नुमाइंदों को एहसास नहीं है कि वो जग हसाई का सबब बन रहे हैं? आपके ख्याल में इसके पीछे इनका क्या मकसद क्या हो सकता है? ये देखिए, आपका सवाल है ना, तमाशे, हर जगह तमाशे हो रहे हैं, इस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन उस बात करने से पहले मैं छोटा सा आपसे एक बहुत एहतराम के साथ शिकवा करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी ज़रूर, इजाज़त। देखिए, आप शायद ये समझती हैं कि मस्खरे सिर्फ जो है ना वो साफत में ही है। किसी हद तक आपकी बात ठीक है, मस्खरे साफत में बहुत बड़े बड़े हैं। ये 2 दिन से आप देख लेना कि क्या हो रहा है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी खबर जो है वो हरीम शाह बनी हुई है। साफत का मेयार भी देख लें और इस कौम की जो है वो ज़हनी सतह देख लें। लेकिन इस कौम का मसला है कि इसके हर शोबे पे जो है ना वो मस्खरों का ही कंट्रोल है। जहाँ आप देखेंगे आपको मस्खरे मिलेंगे। ये जो तमाशे हो रहे हैं, ये मस्खरापन हो रहा है। ये जमहूरियत का जनाजा नहीं निकल रहा। ये यहाँ पे एक आम आदमी की जो आज़ादी राय है, इज्जत नफ्स है, उसका ये जनाजा निकल रहा है। इस मुल्क को ये बता रहे हैं कि हम लोग ये लोग हैं। ये सियासत हो रही है इस मुल्क के अंदर, इसको आप ये सियासत कहेंगे? 25 साल के बाद पहला मौका आया कि सिंध असेंबली में जो है अपोजिशन ने कटौती की तहरीकें जमा नहीं कराई। पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक अगर अपोजिशन कटौती की तहरीक जमा नहीं करवाती तो इसका मतलब यह कि उसको बजट पे एतराज ही नहीं है। ये इस मुल्क की जो है वो सियासत है। आप साफत से देखें, सियासत तक उठा ले, हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? सिर्फ तमाशे हो रहे हैं। जहां भी देखेंगे आप तमाशे मिलेंगे। आप जहां जिस शोबे को उठा लें, आप वफाक का शोबा उठा लें, आप साइंस का शोबा उठा लें, आप तालीम का शोबा उठा लें, ये मुल्क जो है सिर्फ जो है एक आम आदमी या तमाशबीन हो गया है और बाकी पूरा मुल्क जो है वो तमाशा करने वालों के हाथ में। हर ताकतवर जो आदमी जो है वो जिस शोबे में बैठा हुआ सिर्फ तमाशे कर रहा है, सिर्फ मस्खरापन कर रहा है, सिर्फ छिछोरापन कर रहा है। ये पाकिस्तान चल रहा है इस तरीके से। इस तरह कोई रियासतें चला करती हैं, इस तरह कोई मुल्क चला करते हैं। ये आपके अवामी नुमाइंदे हैं। ये कर क्या रहे हैं असेंबली के अंदर? किताबें उठा के मार रहे हैं, वो चारपाइयाँ लेके आ रहे हैं एक दूसरे को। जिस तरह की गालम गलोच हो रही है, जो बाजारों में भी लोग इस तरह की गुफ्तगू शायद ना करते हो।
इस माशरे का अलमिया है, इस मुल्क के अंदर जो है ना एक इंकलाब जो है ना दस्तक दे रहा है, और वो आएगा इंकलाब। ये हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ तमाशे। कभी हम भी इस जहन्नम से बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह रहमान। एक क़यादत आएगी जो निकाल लेगी। सही, वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जो सूरत हाल हो गई है इन सियासतदानों ने और इन तमाशागरों ने जो है ना हर चीज़ को अपनी इंतहा पे पहुँचा दिया है। हर शोबे में जो है ना वो इंकलाब आएगा। साफत में भी इंकलाब आएगा, सियासत में भी आएगा, तालीम में भी आएगा। सही है जी। आमिर साहब, फैसल तेरी तकरीर से इनकलाब आएगा। अच्छा जी, वो जाहिर है कि इतना संजीदा आदमी हो। ये नहीं कहती, आप बताएं। आप देखा फिर उन्होंने मजाक किया, मैंने आपसे गलत तो नहीं कहा। लाहौर से इसी तरह एक सड़ा जला भुना हुआ बंदा बैठता है, उसके घर कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने जूती रख के बैठ जाता है और बड़े फख्र से ट्विटर पे शो कर देता है कि मेरे सामने फलां बैठा है और मैंने जूती उसकी टेबल पे सामने रखी है। इस तरह के सड़ने बुझने से कुछ नहीं होता। मतलब ये लतीफ़े को लतीफ़ा ही सुनाया जा सकता है। अब बात यह है कि जो हो रहा है उसी पे बात करनी है ना। आपको किसी ने ना से इस तरह का भर्ती नहीं किया कि आप सबकी तालीम और तरबियत करें, आप साइंस पे लेक्चर दें। आपने और हमने बात क्यों नहीं किया भाई? हमारा क्या है, पाकिस्तानी है, हमारी नस्लें इनके हाथ में, हमारी आने वाली नस्लों की किस्मतें इनके हाथ में, हमारी किस्मतें इनके हाथ में। क्यों नहीं दिया? फैसल तेरी तकरीर से इनकलाब आएगा, ठीक है? तो वो ले आना। बात यह है कि चारपाई वहां गई और ये चारपाई की तरबियत 2014 के धरने में आपने नहीं देखा था कि पीटीआई और पैट दोनों ने मिलके कब्रिस्तान और कब्रें बना दी थी पार्लियामेंट हाउस के सामने। तो ट्रेनिंग स्कूल ऑफ थाट एक ही है। अब वो कज़न बेशक कनाडा से बैठ के इनको कोस रहे हों कि जनाब उस वक्त तो आप मॉडल टाउन पे हमसे वादे करते थे और अब आप बात भी नहीं करते। तो ट्रेनिंग स्कूल एक है बिल्कुल, काम वही जारी है कि काम करना कुछ नहीं। कभी आप देखें कि पीटीआई के बरसर इक़्तिदार आने से पहले मरकज़ में हमेशा भुट्टो साहब के स्पीकर की मिसाल दी जाती थी, सिर्फ एक स्पीकर की, कि जी उठा के मेंबर्स को बाहर भिजवा दिया गया, फेंकवा दिया गया, सार्जेंट एट आर्म यूज़ हुए। और यहाँ पे असद कैसर साहब रोज़ाना ये काम करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, बुला लो फलां की मेंबरशिप मनसूख। तो पीटीआई को सोचना चाहिए कि अगर आपके 8 मेंबर्स की मनसूख या मुअत्तल हुई है मेंबरशिप तो कोई बात नहीं, आपका स्पीकर विफाक में रोज़ाना यही काम कर रहा है। अभी भी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तहिद होकर इनकी तबीयत साफ़ ना करती तो उन्होंने वो जो वज़ीर फुदक रहे थे बेंच पे खड़े होकर, वो कहते हैं मुझे नज़र ही नहीं आए। ठीक है, चूँकि वो नज़र आते तो स्पीकरी भी चली जाती, सूबे में घुस नहीं सकते थे। उस वज़ीर आला ने जो उस वज़ीर का लगाया हुआ है, इनका नातका बंद कर देता स्पीकर साहब का, तो उनको वो वीडियो भी नज़र नहीं आई। सवाल साफ़ियों से हुआ तो माइक छोड़ के चले गए असद कैसर साहब कि ये सवाल कैसे कर लिया कि मुझे उस वज़ीर के ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा। तो भाई यहाँ सब एक ही जैसे हैं, एक ही थाली में चट्टे बट्टे हैं, लेकिन फ़र्क शख्सियत का होता है। 2 साल पहले मैंने चौधरी परवेज़ इलाही का नाम लिया था, आज फिर ले रहा हूँ। वो भी स्पीकर है, वहाँ पे भी नून है और अपोजिशन में सबसे तकड़ी हर जगह की सूबे और मरकज़ से ज़्यादा नून खड़ी है। वहाँ वो बिहेव करते हैं। उन्होंने पहले दिन प्रोडक्शन ऑर्डर दिए जब कोई मेंबर अरेस्ट हुआ, चाहे वो पीटीआई का हुआ या वो नून का हुआ। असद कैसर में जुर्रत ही नहीं पैदा होती कि वो स्पीकर का रोल प्ले करें। क्या ख्याल है, इमरान खान ने परवेज़ इलाही को मना नहीं किया, हर तरह से मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीकरशिप को गैर जानिबदारी पे रखा और इज्जत बनाई, ऐवान में माहौल नहीं खराब होने दिया। ये अब जब सारी चीज़ों पे ले दे के गवर्नमेंट बैठी है तो खुर्शीद शाह साहब तशरीफ लाए हैं प्रोडक्शन पे। खुश ख्वाजा आसिफ की जमानत ही हो गई, इन्होंने उसको बुलाया नहीं। तो ये बात है सियासी जमातों की अपनी ट्रेनिंग की कि वहाँ पे जो बॉस कह दे वो नीचे से कुछ सुनता ही नहीं है। तो ये अलमिये होंगे, होते रहेंगे। मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि मार्च में इलेक्शन की मैं सुन रहा हूँ, आज लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि प्लानिंग और ट्रेनिंग और सारा काम मार्च 2022 में आम इंतखाबात की तरफ हो रहा है। और क्या इंतखाबात के अनाउंस होने के बाद घोड़ा बदला जाएगा, इस पे भी काम हो रहा है। क्या घोड़े से पहले काम सारे ले लिए जाएंगे, क्या होगा? अब सारी गेम उस तरफ जा रही है। घोड़ा कौन है? जी आमिर साहब, नहीं, इस तरह के मसलों को नहीं बताया जा सकता। ओके, ठीक है जी। जी आया साहब, अच्छा एक बात, जैसे वो ब्रिगेडियर एक बात जैसे आमिर साहब रोजाना ब्रिगेडियर साहब को बोलते हैं ना जून का महीना आने वाला है, तो अब इनको भी आपने हर हफ्ते याद दिलाना है मार्च का महीना आने वाला है। ठीक हो गया जी। नहीं अभी दूर है मार्च, आप याद कराएं यार, ये तो आपकी ड्यूटी है। बस ये याद रखिएगा, बस मार्च उससे पहले को माहौल बनाएंगे, जनवरी से शुरू करेंगे, ये अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा ये बात बिल्कुल हो सकता है मैं फिर जून जुलाई में
हो सकता है मैं जून जुलाई ले जाऊं फिर बहुत पहले। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितनी असेंबलीज़ में हमने देखा निस्बतन केपी की असेंबली भी बहुत अच्छी चली है, लेकिन पंजाब असेंबली मिसाली रहा है इस हवाले से। उस दिन जिस दिन अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान सिर्फ एक रुकन ने बोलने की कोशिश की थी और उस पर भी स्पीकर साहब चूँकि बहुत बरम हुए और उसके बाद मामला ठीक हो गए और चलते रहे इसी तरह से। यहाँ हालत ये होती है, आप देखें शहबाज शरीफ साहब नहीं थे आज, ज़ाहिर है उनके कज़न के इंतकाल की वजह से वो लाहौर में थे, तो आपको नज़र आया कि जब वो 38 अरकान जो कम हुए थे ऑपोजिशन के, उसमें से अक्सरियत PMLN वालों की थी। एक स्टेज पे जब वो हाँ और ना की बात हो रही थी तो लग रहा था ना डोमिनेट कर रहा है, जो मंजूर नहीं था। तो उस वक्त फिर चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को आना पड़ा, तो हालत ये है कि हमारी हालत ये हो गई है कि जो काम करना है अपने बॉस को, अपने लीडर को दिखाने के लिए करना है। इस सिंध असेंबली में भी यही हो रहा है कि जी वो उनको लगता है कि बॉस ज़ाहिर खुश होता है इस तरह की चीज़ों से। हम यहाँ इनका नाटका हमने बंद किया हुआ है, हम छोटी सी ऑपोजिशन है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट की पार्टी को हमने उस पर घुटनों पे लाए हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे वो एक रवैया जो हमारे अंदर बन गया हुआ है कि हमने काम सिर्फ खुश करने के लिए करना होता है, अपनी सोच अप्रोच ख़त्म हो गई भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात है, जहाँ पे बहुत बड़ी अक्सरियत बैठी होती है किसी पार्टी की, वो सांस भी नहीं लेने देती ऑपोजिशन को कि उन्होंने कोई बात माननी नहीं होती। वो उनको पता होता है कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसी की तैसी तकरीर करने दें ना करने दें, वो हमारे ऊपर है, नहीं करने देंगे तो ये क्या कर लेंगे, थोड़े से तो लोग हैं। तो ये दोनों तरफ से जब बात ख़राब होती है और उसके बाद इस तरह के हालात पैदा होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, बड़ी बदकिस्मती है। और फिर ये सियासतदान ही सबसे ज़्यादा कह रहे होते हैं कि जी हमें बदनाम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। लेकिन जब आप खुद इस तरह की हरकतें कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है आपको किस तरह से डिफेंड किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कल गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नेशनल असेंबली में खिताब करना है जी। तो एक पेस वहाँ से अगर सेट हो जाए, कल ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले बैठ के इनकी बात भी हो रही होगी कि उस दौरान शोर नहीं करना, तो वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर लें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो आते ही नहीं हैं। आज मुझे यूसुफ रजा गिलानी याद आ रहे थे जो सबसे ज़्यादा टाइम दिया करते थे नेशनल असेंबली में, और वो जवाब भी दिया करते थे खुद सवालों के। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बड़ा ज़बरदस्त काम था। बाकी परसेप्शन चूँकि पीपल्स पार्टी की पहले दिन से ख़राब हो गई और उसके बाद डेट्स भी देना शुरू कर दी थी लोगों ने पहले दिन से कि जी ये जा रही है, वो भी 5 साल निकाल गई थी। अब चूँकि डेट्स इस गवर्नमेंट की हवाले से भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कोई इस तरह का चेंज नहीं आने वाला 2023 तक, ये इस तरह सिस्टम चलेगा। ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि ये जो जिस तरीके से चारपाई लेके जाना और जमहूरियत का जनाजा निकालना, तो फिर हम किसको इन्वाइट कर रहे हैं? अगर जमहूरी पार्टियाँ ऐसी रवैया अख्तियार करेंगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा? और ख़ास तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हुकूमती पार्टी जो होती है उसके ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो माहौल असम्बली का कैसे रखते हैं। अगर उन्होंने ये शरारत की, आपने उनको निकाल दिया, बात ख़त्म कर दें, फिर नेक्स्ट गेट बंद कर देने, स्पेशल ब्रांच को खड़ा कर देना और बाहर नारे लग रहे हैं, वो तूफ़ान बदतमीज़ी बना हुआ है और बजट सेशन है, आपको पता है कि आपने बजट पास भी करवाना है, तो वाई टू डू ऑल दिस थिंग? आई थिंक वी नीड टू शो द मैच्योरिटी, चाहे हुकूमती लेवल पर भी और अपोजिशन लेवल पर भी, और इसी तरह हमेशा से चलता रहे। देखें, अवाम फ़ौज को क्यों पसंद करती है? जब वो आते हैं तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, जबकि बाद में नुकसान भी होता है। एंड डेफिनेटली मैं किसी हालत में भी फ़ौज के आने पे कुछ नहीं, ना कभी इसको हम रिकमेंड करेंगे, लेकिन आपका रवैया इतना अच्छा होना चाहिए कि अवाम आपसे बहुत खुश हो, आपकी गवर्नेंस अच्छी हो, आप लोगों के मसाइल हल करें, आप जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें उनके लिए वहाँ का काम किया जाए। और अगर फिर कभी फ़ौज आए तो अवाम सड़कों पर आई, टर्की वाला हिसाब देखें किस तरह हुआ। तो हम खुद ब खुद तो ऐसे इन्वायरमेंट्स करते हैं। अगर 2 जमातों ने 5 साल पूरे किए हैं, इनको करने दें, खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे। जब ये अवाम को डिलीवर नहीं कर सकते, अवाम के लिए कोई भलाई का काम नहीं करते हैं, तो अवाम इनको क्यों वोट देंगे और ना ही सियासी शहीद बनेंगे। आई थिंक इसलिए हमें इन बातों से नहीं सोचना चाहिए कि मार्च हो जाए या जून हो जाए, वट एवर इट इज, पूरा टेनोर करें और उसके बाद अवाम फैसला करें किसको लेके आना। अगर नहीं करते नहीं करें, लेकिन जमहूरी के तरीके नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान की असम्बली चल रही हैं।
या पाकिस्तान मिनिस्टर्स प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे कर रहे हैं, दे नीड टू शो मच मोर मैच्योरिटी। जी इलियास साहब, ये जो सूरत हाल है ये कौमी असम्बली में से शुरू हुई थी, अब दूसरी असम्बलियों में भी अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अपोजिशन है इधर सिंध असम्बली में, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने आप को दिखाने के लिए, जिस तरह एयाज साहब कह रहे हैं कि अपने बॉस को खुश करने के लिए कि हम किसी तरह उधर इस तरह करें, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। आवाम के लिए ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए लेके आनी चाहिए चीज़ें। कटौती की तहरीकें जैसे बता रहे हैं कि नहीं पेश की गई पहली मरतबा, तो इस तरह जो सूरत हाल है इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि अवामी मफाद के लिए इनको बहस करनी चाहिए। अपना जो तरीक़ाकार है, जमहूरी तरीक़ाकार, वहाँ बहस करके उनको बताएं कि ये गलत है या सही है। जिस तरह बजट साल में एक दफ़ा आता है और इसमें बजट पर पूरे साल इम्प्लीमेंट होता है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बहस की जाती है, जो फंड्स वगैरह खर्च किए जाते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है अपोजिशन का, बिल्कुल अगर वो कर रहे हैं लेकिन गलत है, इसको तरीक़ाकार को सही तरीके से असम्बली में बहस करनी चाहिए, बहस करके ताकि जो अपना पॉइंट है वो बताएं। अगर कहीं गलती है तो उस पर बहस की जाए ताकि आवाम को पता चले कि जी हमारे नुमाइंदे हमारी बात करते हैं। अब ये तरीक़ाकार करेंगे, इस तरह एहतजाज करेंगे तो इस तरह गलत रवैये होंगे। देखें कौमी असम्बली में हुआ, उसके बाद इधर हुआ, पंजाब असम्बली में चलें, मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने बैठ के पहले बातचीत की कि जी एहतजाज नहीं करेंगे, पुरअमन तरीके से बजट को करेंगे। सिंध असम्बली में भी चाहिए था कि अपोजिशन के साथ पहले बैठते, उनसे बातचीत करते कि जी एहतजाज के रवैये से बेहतर है ये। बलूचिस्तान में भी देख लें आप क्या हुआ कि, तो ये जो तरीक़ाकार है बिल्कुल गलत है। इस तरह गलत रवायत होंगी, ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि कारकुनान में भी होगा। आइंदा इलेक्शन में देखिएगा क्या सूरत हाल होगा। गली गली मोहल्ले में कारकुनान एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए एक दूसरे पार्टी के इलेक्शन में, तो इस तरह मार धाड़ सड़कों पर, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी इलेक्शन में। बिल्कुल आप तो ये कारकुनों को ये, क्योंकि नुमाइंदे उनके लिए जो पोर्ट्रे करेंगे उधर आगे भी यही होगा कि ऐसा मार धाड़ से जमहूरी तरीके इस तरह नहीं चलते रवायत वगैरह। तो जाहिर है जिस तरह कह रहे हैं कि फिर कोई और आएगा फिर ये सारे ठीक हो जाएंगे। सही, लेकिन जाहिर है ऐसे मनाजिर देखकर बहुत अफसोस होता है। आवाम के नुमाइंदे हैं जिनको रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह की जब हरकतें करते हैं तो वाकई अफसोस होता है कि आवाम ने किन लोगों को वोट दिया और वो जाकर बैठ के वहाँ उनकी किस्मत के फैसले करते हैं। राय जानिए आपने एक्सपर्ट्स की, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतल्लिक। हम सवाल ये रख रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में गैर मामूली हद तक कमी आ चुकी है, जिसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई है। 1 जुलाई से कारोबारी औकात बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए हैं। मज़ारात, सिनेमाज और इंडोर डाइनिंग और शादियों की भी सख्त SOPs के साथ इजाज़त दे दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। तमाम ऑस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की अदम दस्तियाबी पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तारकीन वतन वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ शहरों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। वैक्सीन न मिलने पर इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में एहतजाज भी देखने में आया है। एक तरफ गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना कीमती असासा कहती है, लेकिन वैक्सीन न मिलने पर यह कीमती असासा ज़ाया होने का खतरा है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, उनकी नौकरियां दाव पर लगी हैं, उन्हें बेरोज़गार होने का खदशा है। ताहम अभी तक गवर्नमेंट वैक्सीन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने में नाकाम नजर आ रही है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो वैक्सीन की अदम फरामी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अब इनके नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? ये देखें, असल में ना कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जैसे DC इस्लामाबाद हमजा शफकात बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनकी देखा देखी DHO इस्लामाबाद उन्होंने भी काम शुरू किया। अच्छा, उन्होंने काम ऐसा शुरू किया कि वो अब सिर्फ ट्विटर पे काम करते हैं। DHO, मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, और सब VIPs को बड़े सलीके तरीके से वो वैक्सीनें लगवा रहे हैं फाइजर की। बाकी आम आदमी और जनता जो है ना, वो भाड़ में गई, वो दरवाजे तोड़ दें, पुलिस आ जाए, फिर वो दिखा दें और मीडिया भी दिखा दे कि जनाब इस्लामाबाद में तो मिसाली काम हो रहा था। लेकिन चूँकि VIPs को घरों पर भी जाके सेटलमेंट हो रही है, और फाइजर स्पेशली चूँकि ये VIP वैक्सीन हो गई है, देनी तो पहले सिर्फ मरीजों को थी और अब इन्होंने ओवरसीज़ का नाम लिया, तो ओवरसीज़ बेचारे धक्के खा रहे हैं। वो जो जिनके लिए वज़ीर आज़म ट्वीट करते नहीं थकते कि बड़ी मेहरबानी आप पैसे भेजते हैं और मुल्क चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्विटर से बाहर निकल के आना पड़ेगा और F9 पार्क में ऑर्गेनाइज्ड विजिट की बजाय जो ओरिजिनल विजिट होता है उसमें ज़रा चले जाएं। उनको पता चल जाएगा कि DHO साहब क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता KP में क्या मसाइल हैं, क्या इशू हैं। इस्लामाबाद में पहले बेहतरीन वैक्सीनेशन हो रही थी, जब से
ये फाइजर और एस्ट्राजेनेका का आया है कि चूंकि लोगों ने बाहर जाना है तो फिर ये कीमत शुरू हो गई है, चाहे वो वीआईपी की सूरत में हो या रिश्वत सतानी की सूरत में हो। ऐसे ही है जैसे कल वजीर आजम नारायण गए तो वहां पे जो साफी गए तो उनको दूर धक्के दे दिए गए सिक्योरिटी के हिसाब से, और फिर ये बताया गया कि जी आपको तो धक्के इसलिए दिए गए हैं कि आप देर से आए। भाई आपने रोड गंदे किए हुए हैं, रास्ता नहीं है, लोग कैसे आएंगे। प्राइम मिनिस्टर से 4 सवाल हो गए कि जी आपने 5 साल पहले इसी जगह पे ग्राउंड का कहा था वो नहीं बना, आपने सड़कों का कहा था वो नहीं बने, वॉशरूम नहीं बने। वो सारे सवालात ही काट के आज सुबह वो वीडियो चला दी गई। ये प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द ऐसी कहानी शुरू हो गई है कि उनको सब अच्छा दिखाया जा रहा है। फिर पता लगा कि शाह फरमान साहब ने भी एक ग्राउंड बनाना था, उन्होंने कहा मुझे वो दिखाओ, तो वो दूसरी तरफ ले गए। उन्होंने कहा मुझे वो ग्राउंड बताओ जो दिखाने लाए हो, तो चूंकि वहां ग्राउंड बना ही नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर 8 साल से कह रहे हैं केपी में हमने दूध शहद की नहरें बहा दी हैं। ये अपने नाक नीचे इस्लामाबाद को नहीं चेक कर रहे कि यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। अब बेशक वो पाकिस्तानी कहीं से भी आए, इस्लामाबाद तो सबका कैपिटल है और हर सुबह हर एक का है, तो अरेंजमेंट्स इतने क्लियर होने चाहिए कि पता लगे रिकॉर्ड से कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका का म्यार क्या है। पहले बिल्कुल ठीक था जब तक ये फाइजर लग रही थी बीमारियों पे, WHO के रैप भी मौजूद थे और सिर्फ बीमारियों की बुनियाद पे लग रहे थे, बिल्कुल मेरिट पे था। जब से ये ओवरसीज का काम शुरू हुआ है, अब जिसका जितना जोर है वो ले रहा है। NCOC सिर्फ ये अब लग गई है जनाब हमने ये छुट्टियां कर दी, हमने ये खोल दिया। उनका काम वैक्सीन की लाना और पहुंचाना भी है, छुट्टियों पे ना रहे, वरना छुट्टियां तो पंजाब में 1 महीने की दे दी हैं स्कूलों में बच्चे, इस्लामाबाद के बच्चे नहीं है जहां पे 11 दिन की छुट्टी दी है, जिसमें ईद भी 5 दिन की है। बताएं फ्रॉड किस किस्म का? एक ही हुकूमत है पंजाब में और विफाक में, कहीं पे इनकी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ, ये एक हुकूमत की जाहिर है कि NCOC की भी ये कमजोरी है। दे शुड हैव एनालाइज्ड के 1 साल लास्ट ईयर ये तो जाहिर है कि ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अदरवाइज 3-4 महीने में इन दिनों में कितने ओवरसीज पाकिस्तानी आए, कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन बार साल हुए, ताकि कैलकुलेट कर लेते कि स्टूडेंट्स और ओवरसीज के लिए कौन सा एस्ट्राजेनेका है, ये फाइजर है, कि डोजेज लेके हर हालत में अरेंज करके रिजर्व चाहिए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे असासा हैं और ये बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे मेहमान है, कल को उन्होंने हमारे मुल्क की दौड़ संभाली, इसलिए यहाँ पर ये कमजोरी। सेकेंड, जिस तरीके से कमी हुई है उसी हिसाब से हमारी हुकूमत रिलैक्स भी कर गई है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी वजह है। उतना ही इनको एफिशिएंट होना चाहिए था ताकि आइंदा भी जो 4th लहर की बात, वेव की बात करें, वो ना हो सकती और उससे पहले सब अरेंजमेंट कर लिया जाता और इमीडिएट वैक्सीन लगाई जाती, ताकि टाइम पर सब लोगों को वैक्सीन जिनको ज़रूरत है, जौन सी वैरायटी की चाहिए वो लग जाती, ताकि रोजगार पाकिस्तान में किसी को परेशानी ना होती इसके लिए। जी अयाज साहब, ये वाहिद काम था इस गवर्नमेंट का जब इनिशियली वैक्सीन लगना शुरू हुई है। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए VIPs के, VVIPs के, अदरवाइज़ इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ चला गया था, क्योंकि हर बंदा ये बात करता था यार कमाल अरेंजमेंट है, कोई इसमें सिफारिश नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, आराम से लोग जाते हैं वैक्सीन लगवा लेते हैं। अब बात वही है कि आप होमवर्क तो करते नहीं हैं कि एक तो ज़ाहिर पैसे ही नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी आ रही है वैक्सीन, उसी हिसाब से लगनी है। फिर आपने ये हिसाब नहीं रखा कि ओवरसीज़ कितने होंगे जिनको ज़रूरी होगी और कौन सी उनको लगनी है, कोई चक्कर नहीं है। वो आपने इजाज़त तो ले ली वहाँ से कि जी ठीक है ये हम सबको लगा देंगे, स्पेशली ओवरसीज़ को लगा देंगे, लेकिन यहाँ आपको पता है मसाइल इस तरह के, करप्शन इतनी ज़्यादा इस मुल्क में। मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब ने एक वादा तो यकीनन पूरा कर दिया है कि सिफारिश पे अब कोई काम नहीं होता, सिर्फ रिश्वत से काम होता है। पैसे आप दे दें, जो काम कराना करा लें, और इसमें भी जब पैसा इन्वॉल्व हुआ है वो सारी जितनी इनकी गुडविल बनी हुई थी वो सारी बर्बाद हो गई है। तो अब तो मेरा ख्याल कुछ नहीं हो सकता, लेट हो गए हैं। अब ये इसी तरह ये तमाशा चलता रहेगा, जैसे असेंबलियों में जारी है वैसी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी आपको नजर आएगा। इलियास साहब, इन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट हुई है। अब एस्ट्राजेनेका और फाइज़र के लिए वही सिफारिश की बुनियाद पर जो लग रहे हैं, पंजाब में भी जो ये सूरत हाल है, VIPs को घरों में जाके लगा रहे हैं इस तरह, और लगा भी रहे हैं। अब जो भी सिफारिश आती है उसको लग रहा है। तो जो आम आदमी है वो आप देख लें जाके, जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर जाके रुल रहे हैं उनको लगती नहीं। उनको पहली डोज़ किसी को लग गई तो दूसरी लगना मुश्किल है, अब दूसरी डोज़ कोई और लगा रहे हैं। तो ये जो तमाम सूरत हाल है ये बड़ी खौफनाक है, क्योंकि बाहर से वैक्सीन आ नहीं रही।
इनको चाहिए था कि मंगवा लेते और लोगों को लगवाते, या जिसको कार्ड किसी को इशू हो गया, गलत इशू हो गया, किसी पर नाम नहीं लिखा गया या किसी ने लगवाई नहीं, कार्ड इशू कर लिया। इधर तो है PKLI में 18 बंदे निकाले गए हैं जो कि पैसे लेके लगवा रहे थे। तो इसी तरह जो कितनी वैक्सीन है जो इनको था 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स में, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, आज तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। वही मिसमैनेजमेंट हो रही है, धड़ाधड़ अपने लोगों को पंजाब भर में वो लगाई जा रही है। पहले था तरीकाकार जिस पर लोग कहते थे कि बड़ा सिस्टम है, लेकिन अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तो पकड़ना चाहिए बंदों को कि जो गलत काम हो रहा है। जी फैसल साहब। देखिए, साइंस के तनाजुर में मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत जो है ना, वो अपनी बातों से, दावों से और अपने अमल से जो है वो अपना एतबार जो है वो खो चुकी है। और एक दफ़ा अगर सुराही में सुराख हो जाए तो फिर उस पर कोई एतबार नहीं करता, फिर उसमें कोई पानी नहीं डालता। अब ये NCOC की जो पाबंदियां हैं इतनी मज़ाक़ा खेज़ हैं, इतनी मज़ाक़ा खेज़ हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है कि इतने बजे जो है वो आप दुकान बंद कर देंगे, इतने लोग होटल के अंदर बैठेंगे, इतने बाहर बैठेंगे। शादी की तकरीब में जब आप करेंगे तो उसमें आपको वैक्सीन जिस आदमी की वैक्सीन होगी वो शादी में जा सकता है। बस आप तसव्वुर करें कि मेरे घर में एक शादी हो रही है, मैं गेट पे खड़े होके जो है वो कार्ड चेक करूंगा कि मेरे मामू जो आए, खाला जो आई हैं, चचा जो आए, ताया जो आए, उनके पास वैक्सीनेशन का कार्ड है या नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन कराई या नहीं कराई। और मेरी खाला ने अगर वैक्सीनेशन नहीं कराई तो उनको मैं नहीं घुसने दूंगा। नहीं खाला, आपकी जो वैक्सीनेशन नहीं है आप नहीं आ सकती, NCOC की पाबंदी है। यार आप मजाक कर रहे हैं, ये तफरी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? मुझे आप बताएं, ये अमली तौर पे मुमकिन है कि इस तरह की पाबंदियों पे जो है कोई अमल कर सकता है? अच्छा, फिर एक पहले जमाने में बच्चा सोता नहीं था तो जो वालदा या नानी दादी को इतनी डराती थी, वे सो जाओ जिन आ जाएगा। ये इसी तरह जो है ना डराते हैं, डंडा खौफ का उन्होंने डंडा बना लिया, डंडे से डरा रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। और भाई तीसरी कब गई थी, किस तारीख को गई थी, कितने बजे गई थी, तो बता दो। और चौथी आ कहां से रही है? बाय रोड आ रही है, बाय सी आ रही है, बाय एयर आ रही है, पैदल आ रही है, साइबेरिया की हवाओं के साथ आ रही है। जितना साइंस का तमस्खुर इस दौर में उड़ाया गया है, इतना साइंस का तमस्खुर जो है वो पत्थरों के दौर में भी नहीं उड़ाया गया होगा। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, साइंस डेटा पे चलती है, अंदाजों, मफरूजों, ख्वाहिशात पे नहीं चलती। अगर आपके पास डेटा होता तो इस वक्त जो बुरानी कैफियत हुई, कैफियत पैदा नहीं होती। फिर जो आपने इस कौम को बोला था कि हम जो पाक बैग बना रहे हैं, तो उस पाक बैग का क्या हुआ? अच्छा चले, साइनोफॉर्म को तो चले नहीं मांग लिया, आपने पाक बैग को दुनिया में रिकॉग्नाइज कराने के लिए क्या काम किया? कहीं आपने इसका डेटा दुनिया से शेयर किया कि भाई ये बुनियाद है साइंस की, चीन की वैक्सीन की, जिसकी बुनियाद पर दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही, तो ये पाक बैग का डेटा है, ये हम शेयर कर रहे हैं, इसको आप तस्लीम कर लें। ये क्योंकि वैक्सीन है जी, ठीक। कोई भी देखिए, ये आपको एक आखिरी बात सुन ले, बहुत अहम बात है, चाहे आप फाइजर की वैक्सीन लगा रहे हैं या ये चाइना की लगा रहे हैं, असर अंगेजी के एतबार से सारी वैक्सीन बराबर है। कुछ साइंसी वजूहात है इसमें दुनिया जो है चीन की वैक्सीन पे जो है एतराज कर रही है, तो वो एतराज आप खत्म करते हैं पाक बैग की बुनियाद पे। नहीं, वो साइंसी नहीं है, माली है। लेकिन वैलियत कहाँ से लाए? अच्छा, वो तजुर्बा कहाँ से लाए? यही अहम बात थी, तो पहले कह रहे हैं बातें क्यों कर रहे थे? चलें, ठीक है जी, ठीक है, मुझे ठीक है जी। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल है, मोदी के ड्रामे भारत में बेनकाब। हम सवाल ये रख रहे हैं कि दुनिया क्यों नहीं मानती? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, भारत की शरअंगेजियों की अगर बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर पर APC की नाकामी के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार है और इस हजीमत से बचने और हिंदुस्तानियों की तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू में ड्रोन हमले का नया ड्रामा रचा दिया है और इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार के इस ढोंग पर भारतीय अवाम ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और ये पूछा जा रहा है, क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? क्या हर इलेक्शन से पहले मोदी सरकार अपने ही लोगों और फौजियों को निशाना बनाती रहेगी? मोदी जी आखिर कब तक अपने ही लोगों को मारा जाता रहेगा? यूं बार बार बेनकाब होने पर मोदी सरकार अब भारतीय अवाम का मुकम्मल तौर पर एतमाद खो चुकी है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करूं। मोदी के ड्रामे अब भारत में भी बेनकाब, अब तो भारतीय अवाम ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो ये दुनिया इन भारत के इस तरह के जो मजालिम हैं उनको क्यों नहीं तस्लीम करती? अब ये आपको याद होगा, पुलवामा के हवाले से भी बहुत सारे सवाल भारत के अंदर से उठे थे।
इस तरह की चीज़ें भारत के अंदर से तो उठती हैं, लेकिन दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बात को ज़्यादा वज़न दिया जाता है। हम तो कुछ ना भी करें तो केस पूरा तैयार कर लेती दुनिया, और फैटअप आपके सामने है जो हमारे साथ हो रही है। माइट्स जब बन जाती हैं, क्योंकि हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, हम कुछ और काम करते रहे, दुनिया बहुत आगे निकल गई। तो असल बात तब बनेगी जब इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें रिकग्नाइज होंगी और कोई एक्शन हमें नज़र आएगा। एटलीस्ट कहीं से कोई भारत के खिलाफ कोई बयान ही नज़र आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जी वाकई अब बहुत बड़ा काम हो गया। वरना इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट टाइम भी उठी थी, इसके बावजूद आपने देखा कि मोदी सब जीत भी जाते हैं। अब अलबत्ता जो उनकी परफॉर्मेंस रही है स्पेशली ये कोरोना के हवाले से, वो बड़ी खौफनाक है। तो उसका तो यकीनन नुकसान नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी ये ड्रामे वो करते रहेंगे और लोग मानते रहेंगे। जी आमिर साहब, असल मसला वही है कि गरीब की लड़की निकल जाए तो कहते हैं नट गई, और अमीर की निकल जाए तो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो गई। पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और भारत, हमारा क्या वो जो हम जिनसे तवक्को लगा के बैठे हैं, उनकी यूरेनियम पे भी कोई दुनिया में बंदा नहीं बोलता। फैटफ पे अगर एक साफ़ी ने सवाल कर लिया था फैटफ प्रेसिडेंट से कि यूरेनियम क्या, वो कहता है हाँ मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं। और भाई हमारे तुम गोलियां चलाने वालों के ऊपर दहशतगर्दी और पता नहीं टेरर फाइनेंसिंग की गुफ्तगू करते हो प्रेसिडेंट फैटफ बैठ के, और उनका यूरेनियम किलो किलो के हिसाब से बिक रहा है और रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडियन रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके ऊपर कोई बंदा दुनिया में से नहीं बोलता। कल मैं तो ये बात कर चुका, जो आज आपका सवाल है कि ड्रोन हमले के ऊपर वो एक ड्रामा क्रिएट किया गया, उसको साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिपिन रावत जो उनकी मुसल्लह अफवाज के वो जिनकी एक्सटेंशन के साथ उनको पॉलिटिकल लीडरशिप दी गई है, उनकी और एयर चीफ की नहीं बनती, तो वो भी आपस में ये भी आ रहा है कि वो उन लोगों ने किया। लेकिन असल इशू यही है कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए, चाहे वो लाहौर का ब्लास्ट हो, चाहे वो पुलवामा हो, या ये जो अब ड्रोन का अटैक है, ये सारे हमारे खाते में डालने की कोशिश है। और इंडिया सारी कार्रवाइयाँ उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, दुनिया में खामोश रह जाती हैं बड़ी कुव्वतें। हमें अपने किरदार को मिसाली बनाना होगा, और वही बात जो हमेशा होती है कि यकजहती के लिए अगर ये अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करने लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर उसमें चले जाएं, कोई अच्छा फैसला यूनानिमसली ले लें, तो दुनिया को भी हम दिखा सकेंगे कि जी नेशनल इश्यूज़ पे हम एक हैं और हम एक बात कर सकते हैं। फिर ही आपकी कोई आवाज़ शायद कुछ सुन ले, वरना सबको पता है कि यहाँ भी तकसीम ही है। जी फैसल साहब, देखिए मोदी साहब जो है वो भारत को जिधर उन्होंने पहुँचा दिया है, तो हमें तो यही दुआ करनी चाहिए कि आइंदा इलेक्शन भी जो है वो मोदी साहब ही जो है और या उनकी पार्टी ही जीत जाएगी। मोदी साहब भारत के लिए जो है ना वो गोरबाचौफ साबित होंगे। उन्होंने भारत की तबाही का जो सामान मोदी साहब ने पैदा किया है, शायद भारत का कोई दुश्मन भी जो है वो नहीं कर सकता था। मोदी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा जो है इस वक्त वो अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी जनूनियत की वजह से और अपनी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से वो सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के लिए जो है वो खतरा बन चुके हैं। तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमें इस बात पे तो बड़ा ही खुश होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो सारी तबाही और बर्बादी की जो जितने भी रास्ते हैं, मोदी साहब अपनी कौम को और अपने मुल्क को जो है वो उसी तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। मतलब उन्होंने पाकिस्तान का खाता खोला हुआ, जो चीज़ है उसमें जो है पाकिस्तान पे फिट कर देते हैं। पाकिस्तान में धमाका हो रहा है उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान है, जो भारत में धमाका हो रहा है इनकी नाअहली की वजह से, वो भी जो है उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। भाई आपकी अपनी फोर्सेस क्या कर रही हैं, आपकी अपनी फौज क्या कर रही है, आपका अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क क्या कर रहा है, आप तो उनसे बासपुरस करें। आपके अंदर जो खुद जो अलहदगी की तहरीकें जो शुरू हो रही हैं उस पर जो लोगों में इंतशार पाया जाता है आपकी हुकूमत के खिलाफ, खासतौर पर कोरोना पे जो आपकी जो पॉलिसियाँ जो बनी इस पूरे खत्ते में, कहीं अगर सबसे ज़्यादा तबाही मची तो भारत में मची, तो उसके हवाले से खुद जो है वो अपना मोदी साहब को और उनकी सरकार को सोचना चाहिए कि खुद वो अपने लिए जो है वो तबाही और बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ रहा। सही जी इलियास साहब, देखिए मोदी ने किसानों के साथ क्या किया, कोरोना की वैक्सीन के बारे में क्या किया, तो अपने बंदों को मारा, वो एतमाद खो चुके हैं वो। लेकिन जब भी अब उन्होंने मकबूलियत अपना ग्राफ बढ़ाना हो तो पाकिस्तान पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। या अब देखें कश्मीर की तरफ गए, उधर भी उनको मुंह की खानी पड़ी है, लोगों ने उनकी जो उनके कश्मीरी रहनुमाओं ने भी उनकी बात नहीं मानी। तो ये जो सूरत हाल है किसी ना किसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल का हम इशू कर देंगे। अब ये ड्रोन का इशू कर दिया, पुलवामा का कर दिया। मोदी हमेशा एक नेगेटिव सोच रहेगा, वो पाकिस्तान पर कोई ना कोई करेगा।
चीन में भी उसको मुँह की खानी पड़ी, लद्दाख में। तो अब वो सूरत हाल है कि अपना ग्राफ ऊंचा करने के लिए पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा ताकि लोगों में पता चले। अब लोग भी उन पर बात कर रहे हैं कि जी हमेशा कोई ने हर चीज़ का मसला कोई भी हो पाकिस्तान पर डाल के मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करता है। बड़ी अजीब सी जहनीत का मालिक है मोदी। तो मोदी ने जो किया है अपने लोगों के साथ जो ज़्यादती की है, किसानों के साथ आप देख लें उन पर कितना तशद्दुद किया। कोरोना की सूरत हाल उसको कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल उसको देखने में आया। लेकिन अब मोदी जो है अब अपनी वो खो चुका हुआ मकबूलियत वगैरह, लेकिन जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको देखना चाहिए कि मोदी क्या कर रहा है और उस पर कोई लेना चाहिए, उनको कोई बात करनी चाहिए। बल्कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बताए कि मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें कितना नुकसान हो। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब देखें, ये जो एपीसी कॉन्फ्रेंस इनकी बहुत बुरी तरह नाकाम और पिट गई है। वजह बेसिक यही थी कि इन्होंने जो एक्चुअल हुर्रियत लीडरशिप है उनको तो बुलाया नहीं है, और दुनिया को ड्रामा ये कोशिश की कि देखें नहीं तमाम कश्मीरी लीडर आ गए हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं। जबकि उनकी भी डिमांड यही रही कि ये जब तक अब 370 और 35A को दोबारा रिस्टोर नहीं करते हैं ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। नंबर 2, जो लाहौर में इन्होंने किया है स्टेज ड्रामा, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर धमाका किया है, और उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने 48 आवर्स में तमाम अरकान जो इसमें शामिल थे मुलजिमों को पकड़ लिया और सब ने बता दिया है कि किस तरीके से रॉ और NDS ने मिल के कौन से अमल पर बैठ के प्लानिंग की और किस तरीके से सारा ये प्लान किया गया। नंबर 3, अब जो उन्होंने एक ड्रोन ड्रामा रचाया है, ये भी मेरे ख्याल में बहुत बुरी तरह पिट गया, इसलिए कि 16 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद से ये जम्मू कश्मीर में विदाउट चेक्ड, जबकि वहाँ पर एक चिड़िया भी पार नहीं मार सकती, इनके रडार भी सब कुछ लगे हुए हैं, और उसकी वजह से इतना बड़ा इनका वहाँ पर 2 लोगों को भी मरवा दिया। ये आदी है इस तरह के काम करने के लिए। आपके सामने इन्होंने पुलवामा में अपने कितने 40 फौजी मरवा दिए पाकिस्तान को फंसाने के लिए कि पाकिस्तान ने ये टेररिज्म किया और फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है। आई थिंक दुनिया इसलिए खामोश है कि दुनिया को इंडिया से बहुत इंटरेस्ट है। इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, उसको साउथ चाइना सी में उसकी ज़रूरत है। CPEC मनसूबे के लिए बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है उसके लिए ज़रूरत है। फिर ज़ाहिर तजारती इंटरेस्ट भी हैं। ये वजूहत है जिसकी वजह से ये ह्यूमन राइट इतने बड़े बड़े चैम्पियन बनते हैं, सब अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं और इंडिया की इजाज़त दे देते हैं। जबकि पाकिस्तान में हम दहशत गर्दों को सजाए मौत देते हैं, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होती है। दीज आर द फैक्टर्स दैट इसके लिए नहायत अफसोस की बात है इतनी महजब दुनिया में इस तरह की बातें करते हैं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।